साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूँ। इनकम टैक्स का प्रोग्राम जो पिछले वीडियो में हमने बताया था उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में मैं एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ, जिसमें 4-5 वीडियो बनाऊँगा जो इनकम टैक्स की संपूर्ण जानकारी आपको देता रहूँगा। इस एक्सेल प्रोग्राम का जो मास्टर है उस मास्टर के संदर्भ में हम आज जानकारी लेते हैं। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आज का वीडियो शुरू करता हूं। आज के वीडियो में मैं जो 2 नंबर सीट मास्टर डाटा है वो उस पूरे संपूर्ण प्रोग्राम का हार्ट है, हृदय है, यहाँ से सभी चीज़ें हैंडल होती है। तो मैं आज आपको इस मास्टर सीट के संदर्भ में समझा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ऊपर एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल है। ये डिटेल आपको कंप्लीटली करनी है ताकि पीछे जब अपना प्रोग्राम रन करेगा तो उसमें ये चीज़ें सब चाहिएगी। इसलिए सबसे पहले आप अपने ऑफिस का नेम ये ज़रूर डालें। ये ऑफिस का नेम डालोगे तो पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ आपको प्रिंट लेना है और आपका ऑफिस का नाम वहाँ आना चाहिए तो वहाँ आपका ऑफिस का नाम आ जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, आपका नाम यहाँ पर ज़रूर फिल करें ताकि आपका ही प्रोग्राम हो ये। उसके बाद इसमें डिजिग्नेशन का मतलब पद यहाँ भरना है। उसके बाद स्कूल, हो सकता है आपका ऑफिस अलग हो, पीओ स्कूल हो या और कोई अदर ऑफिस दूसरे डिपार्टमेंट में हो तो ऑफिस अलग हो सकता है और उसको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपका डीडीओ जो आहरण वितरण अधिकारी होते हैं वो भरना है और उसके बाद में आपकी पर्सनल आईडी यहाँ फिल करनी है। सिक्योरिटी की दृष्टि से हमने इसमें स्टार कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है आपकी वो 16 अक्षर में ही लिखी जाएगी। अगर आप लिखने की कोशिश कुछ भी अक्षर करोगे तो ये इस प्रकार मना कर देगा, ये बताएगा भाई साहब एम्प्लॉय आईडी 16 डिजिट में लिखी जाती है। तो आप यहाँ 16 डिजिट के अंदर वो लिखोगे, 8J के बाद में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है और वो आएगा और उसके बाद में आपका जो नियुक्ति ईयर है वो आएगा और उसके बाद में वो शुरू हो जाएगी आईडी। इस प्रकार वो यहाँ आएगी। उसके बाद आधार 12 अंक ही लेगा और वो भी अंकों में लेगा, तो इस बार ध्यान रखना। आप ऐसे नहीं भर सकते, ये आपको मना कर देगा। उसी भांति आगे पैन नंबर है, ये भी आप भर देना। 10 नंबर ये 16 नंबर फार्म के लिए चाहिए। अगर आपको 16 नंबर फार्म की ज़रूरत है तो ये 10 नंबर आप भर सकते हैं। उसके बाद जीपीएफ, जो कार्मिक जीपीएफ में हैं उनको भरना है और जो नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना। इसके आगे एसआई नंबर है तो आप एसआई नंबर फिल कर दें और जिन कार्मिकों के एसआई नंबर अब तक नहीं आए हैं जो प्रोबेशन में हैं तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। प्राण नंबर, ये प्राण नंबर यहाँ फिल होंगे और प्राण नंबर जो एनपीएस के अंदर हैं उनको ये भरना है और जो जीपीएफ वाले हैं तो वो जीपीएफ वाले भरेंगे और उसके लिए ये कॉलम खाली रहेगा। और जब आप इसमें फिल करोगे तो ये ऐसे डिजिट नहीं लेगा, ये कहेगा प्राण नंबर 5 डिजिट। आप इसमें अंकों में ही कोई संख्या भरोगे, जैसे ये मैं भर रहा हूँ ऐसे ही, तो ये अंकों में भरेंगे तब ही लेगा, आप अंकों में भरोगे तब ही लेगा। उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर, ये 15 डिजिट तक आपका ले लेगा। और मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उसमें यस या नो करना है। ये इसलिए करना है क्योंकि कोरोना की जो कटौतियाँ हैं वो इसमें ये सेल वहाँ हमारे पीछे प्रोग्राम के अंदर काम आएगी। उसके बाद में पीडी हेड, कई कार्मिक पीडी हेड के होते हैं, उनका वेतन बनता तो उसी पर भांति है, लेकिन जब उसकी GA55 की कैलकुलेशन होती है तो उसके अंदर जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें जो गवर्नमेंट का द्वारा प्रदत्त 10% जो एनपीएस होता है वो भी इंक्लूड हो जाता है। इसलिए इनको आप यस या नो जो आपके लागू होता है वो रखें। उसके बाद एम्प्लॉय की पे डिटेल है, ये अनिवार्य तो भरनी है तभी जाके हमारे GA55 में कैलकुलेशन कंप्लीट हो पाएगी। क्या आपने समर्पित वेतन लिया है तो यहाँ यस नो रखें। अगर आपने पीएल सरेंडर उठा लिया है तो यस करें
और जिस माह में उठाए हैं वो सेलेक्ट करें। उसके बाद आप किस आयु वर्ग की श्रेणी में आते हैं, तो लगभग जो एम्प्लॉय हैं वो अंडर 60 हैं और जो रिटायरमेंट है वो 60 होंगे, और जो हमारे गार्जियंस हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो एबो 80 भी हो सकते हैं। उनके लिए एबो 80 सेलेक्ट करें। उसके बाद में बोनस की स्थिति अभी 9 ही आ रहे हैं, हमने सेलेक्ट 9 ही किया है। जब इसमें हमें सरकार से यस मिल जाता है तब आप इसमें यस कर सकते हैं। विकलांग भत्ता ये आपका 600 रुपये तक अधिकतम होता है, तो ये 600 तक ही लेगा, ये 600 से आगे एक अंक भी नहीं लेगा, बता देगा कि विकलांग भत्ता 600 रुपये ही मिलता है। उसके बाद में रेगुलर और फिक्स पे, ये आप जरूर सेलेक्ट करना। अगर आपका रेगुलर पे है तो रेगुलर रखना और फिक्स पे है तो फिक्स पे रखना। उसके बाद में एचआरए जो बड़ी सिटी है उसके 16% है, और जो अपने स्मॉल सिटी और विलेज और रूरल एरिया है वहाँ 8% है, और अदर स्टेट में 20-25 जहाँ चलता है तो उसके लिए भी कर रखा है। और जीपीएफ और एनपीएस इसको आप जरूर सेलेक्ट करें। जीपीएफ जो 1/1/2004 से पहले नियुक्त कार्मिक है, यानी जो ओपीएस में आते हैं उनके लिए तो है जीपीएफ, और जो कार्मिक 1/1/2004 के बाद नियुक्त हैं उनके जो एनपीएस लगता है उनके लिए एनपीएस सेलेक्ट करें। और सीसीए के लिए ये सिटी अलाउंस होता है, जो बड़े शहर हैं उनके लिए अगर हैं तो यस करना। और वो कौन कर सकते हैं, उनके लिए देखो ये 5 शहर दिए हैं अपने राजस्थान के, इन 5 शहरों में ही सीसीए लगता है, तो वो इसको यस करें, बाकी सभी नो रखें। राजपत्रित अधिकारी कोरोना कटौती के लिए इस बार ये कॉलम देना पड़ा, उसमें आप यस या नो कर सकते हैं। फिर पे मैट्रिक्स लेवल, आपका पे मैट्रिक्स लेवल कौन सा है वो फिल करना है। फिर आएगी आपकी बेसिक 1 मार्च को आपकी बेसिक कितनी है वो फिल करनी है। अगर आपने फरवरी का जो वेतन उठाया है उसकी बेसिक यहाँ लिखोगे तो ये आपके एकदम एक्यूरेट आगे कैलकुलेशन हो जाएगी। इस चीज़ को समझे आप, मंथ कौन से मंथ से कौन से मंथ तक का आपको GA55 चाहिए, तो ये आपको पीछे उसी मंथ का GA55 देगा। अगर मुझे मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक का पूरा ही चाहिए तो ये जो डिफ़ॉल्ट है उसी को रखें, जैसे आपके लिए ये ऐसा आ जाएगा पूरा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो GA55 है वो जून से चाहिए, उससे पहले मैं किसी और डीडीओ के पास था तो उसका मैं अलग बनाऊंगा, जून से चाहिए, जून से फरवरी 21 तक चाहिए, तो ये आपके जून से फरवरी 21 तक का बन गया। आप चाहते हो कि मुझे जून नहीं, मुझे तो सितंबर से चाहिए, तो मैं सितंबर सेलेक्ट करूंगा, तो पीछे आपका जो GA55 है वो सितंबर से लगाकर फरवरी 21 तक का बनाएगा। ये आप नोटेड कर ले, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। और आप 2-2, 3-3 डीओ के पास रहे तो भी बना सकते हैं। जैसे मैं एक और करके बताऊँ, जैसे सितंबर 20 से दिसंबर तक ही मैं किसी के पास रहा हूँ, ये नवंबर कर देता हूँ, देखो आपके लिए तो नवंबर तक रहा, सितंबर से नवंबर तक लगभग 3 माह मैं किसी डीडीओ के पास रहा हूँ। और अगर मैं GA55 बनाना चाहूँ तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने, ये 3 माह, ये 3 मंथ आप देख लीजिए सर, 3 बार बोला मैंने 3 मंथ के लिए, और देखो 3 मंथ का ही बना। इतनी फैसिलिटीज़ इसके अंदर दे रखी है, तो आप इस मंथ को सही तरीके से सिलेक्ट करना, उस अनुसार आपका GA55 पीछे तैयार हो मिलेगा आपको। मैं ये वापस डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये साइड में देखो कुछ कॉलम्स दे रखे हैं, ये बहुत अर्जेंट है क्योंकि आपके जो मार्च की सैलरी फ्रीज हुई थी, और उसके लिए हमें यहाँ यस या नो का बटन करना है। डू यू वांट टू फ्रीज योर मार्च सैलरी बाय ऑर्डर, और यस करोगे तो मार्च की सैलरी फ्रीज हो जाएगी, और नो करोगे तो पूरा वेतन मिल जाएगा। और जो हमें एरियर मिला था 17%, जो अपना डिफरेंस था 5% का, वो हमें 2 किस्तों में मिला था। हमें जुलाई 19 से दिसंबर 19 तक का एक बिल बना था, और जनवरी
20 और फरवरी 20 तक का दूसरा बिल बना था। तो इन दोनों बिलों के लिए हमें अलग अलग माह सेलेक्ट करने हैं। ये तो यहाँ आप 6 मंथ कर सकते हैं, क्योंकि 6 ही मंथ है तो यहाँ 6 तक ही सिलेक्ट कर सकते हो। एरिया आप 6 से अधिक भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एरियर किसी वजह से बाद में मिला हो, बिल बाद में बना हो, पिछला एरियर 2, 3 या 4 महीना का भी हो सकता है, तो यहाँ आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको दे रखा है एसआई का जो डिडक्शन, एक अपने मार्च की सैलरी फ्रीज होने के कारण एसआई की कटौती नहीं हुई थी, लेकिन एसआई की कटौती पूरे वर्ष भर होती है, यानी 12 माह होना अनिवार्य है। तो हमारे फिर एरियर के माध्यम से हमने एसआई की कटौती को जमा करवाया था। वो हमें लगभग राजस्थान के लगभग सभी जिलों में मई के बिल के अंदर ही बना, तो मैंने मई सेलेक्ट कर दिया। हो सकता है कहीं पर भी मई के जगह जून में बना हो, जुलाई में बना हो, तो आप माह सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस माह को सेलेक्ट करोगे उसी माह के अंदर आपका वह एरियर जमा हो जाएगा, पीछे आपके GA 55 में शो कर देगा। उसके अलावा जो कटौतियाँ हैं वो आप एसआई की कटौती यहाँ फिल करनी है, और यहाँ GPF NPS वालों के तो कोई दिक्कत नहीं है, NPS का तो ऑटोमेटिक 10% पीछे आएगा, केवल GPF वालों को यहाँ लिखना है। LIC आपकी जो वेतन से कटती है वही लिखनी है, और अगर आप अलग से LIC कोई रसीद से जमा कराते हो तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा डिडक्शन के अलग व्यवस्था है। यहाँ सिर्फ सैलरी वाली, ताकि GA 55 में शो हो। और SI लोन है, GPF लोन है या अदर कोई है, यहाँ पर अदर में आप चेंज भी कर सकते हो, कोई और आपके कोई कटौती है तो यहाँ अदर की जगह कुछ और लिख सकते हैं आप, ये सुविधा है आपके लिए। उसके अलावा हमने इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए कॉलम दे रखे हैं। इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए आप यहाँ मार्च 2020 से लगाकर फरवरी 2021 तक, ये सभी 12 मंथ के कॉलम हैं, इसके अंदर अपनी डिटेल फिल कर दें। बस मास्टर पर यही चीज़ है। इतना करने के बाद आपका 95% काम संपूर्ण हो चुका है। पीछे सिर्फ कैलकुलेशन है, और वो इस आधार पर ही पीछे कैलकुलेशन होगी। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो में आज इतना ही। आने वाले वीडियो में हम अगले और जो सीट्स हैं उन बारे में जानकारी आपको अलग अलग विस्तृत देते रहेंगे।